मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर से की है और मेरी अभी पीएचडी भी चल रही है वहीं से। और मैंने 2019 में नवोदय विद्यालय ज्वाइन किया और अभी मैं यहीं पे नवोदय विद्यालय में चंद्रकेश्वर देव देवास जिले में है, तो वहाँ पर अपना कार्य कर रहा हूँ। और मेरा नवोदय का ही एक्सपीरियंस है, नवोदय विद्यालय में जो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या-क्या चीज़ें वो पूछ सकते हैं, किन-किन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है। तो वो सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे थोड़ा-सा। तो राहुल सर ने जैसे बताया कि ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें फॉर्मल वे में ये सब चीज़ें तो हो चुकी है। तो जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपसे क्या वो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं इंटरव्यूअर, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे आज। कुछ लोग गए होंगे केवी नवोदय का इंटरव्यू दिया होगा, कुछ लोगों ने क्वालीफाई किया होगा, तो आप लोग केवी के इंटरव्यू में जाएँगे। तो किसी भी इंटरव्यू में जाएँगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। फर्स्ट जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो जाएगा। आपको बैच डिसाइड हो जाएगा कहाँ किस पैनल में आपको जाना है। वहाँ 2 या 3 पैनल रहेगी। हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट हो, ज़्यादा सीट हो, तो ज़्यादा पैनल भी हो सकती है या एक पैनल से भी हो सकता है। तो उससे आप बेफ़िक्र रहिए, है ना? किसी भी पैनल में रहे, कहीं भी रहे, आपको उससे टेंशन नहीं लेना। आपको तो जिस भी पैनल में जाना, जहाँ भी जाना, आपको जहाँ भी भेजा जाए, वहाँ पे आपको अपना बेस्ट देके आना है। ज़्यादा घबराना नहीं है वहाँ। वहाँ की जो प्रोसेस चलेगी वो स्मूथली आपको 1 घंटा आपको इन्हीं सारी चीज़ों में लगेगा, तो उससे आपका स्ट्रेस भी थोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे कम हो जाएगा। जो स्ट्रेस आपका इंटरव्यू का बना रहेगा कि नहीं यार हमें जाते से ही आप उतरे और आपका इंटरव्यू ले लिया जाए, तो आपको लगेगा कि यार हम मतलब कहाँ आ गए, क्या हो गया? एकदम से अगर कुछ चीज़ें हो तो वहाँ क्या है, आपको पहले बैठाया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं, फिर आपको भेजा जाता है, फिर आप वेट करते हैं आपके नंबर का। तो ये सारी प्रोसेस में आपको धीरे-धीरे आप वहाँ नॉर्मल होते जाएँगे क्योंकि उस जगह से आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे धीरे-धीरे, कि हाँ, आस-पास ये सब चीज़ लोग आस-पास के लोगों से भी आप बात करेंगे, तो उनकी भी फीलिंग को आप देखेंगे कि उनके अंदर भी वही फीलिंग आ रही है ना? तो आपको नॉर्मल लगने लगेगी चीज़ें। तो आधी चीज़ें वहीं खत्म हो जाती है आपकी अगर आप वहाँ नॉर्मल हो जाते हैं तो। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं, तो आपको पूछना है फॉर्मल वे में कि मे आई कम इन सर, है ना? पूछ के आप अंदर जाएँगे, वो आपको बैठने का बोले या नहीं बोले, है ना? आप पहले थोड़ा इंतज़ार करिए, है ना? कि वो खुद बोल दिए आपको कि ओके सिट डाउन, तब आप बैठिए, है ना? उसके बाद जब वो पहली चीज़ होती है, उनका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, किसी से आप पूछिए, कोई भी आता है, किसी का भी एक्सपीरियंस ले लीजिए आप, उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो आपको अपने बारे में सारी चीज़ें बतानी है। सबसे पहले स्टार्ट करना आपको अपने नाम से। कि आपका नाम क्या है? आपने फिर उसके बाद अपनी डिटेल बतानी है कि आप कहाँ से हैं? आपका जो नेटिव प्लेस क्या है? कहाँ से आए हो आप? उसके बाद आप धीरे-धीरे जैसे बढ़ेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन पे आइए, कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो क्या-क्या है? आपने 10th क्लास कहाँ से की? कितने क्या परसेंटेज रहे थे आपके? 12th क्लास कहाँ से की थी आपने? कितने परसेंट रहे थे आपके? ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो वो कहाँ से किया आपने? कितने परसेंट रहे आपके? उसके बाद आप आइए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपके पास नेट है, जेआरएफ है। महेंद्र सर, एक मिनट। हाँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाह रहा था कि जो सर ने बोला ना 10th और 12th कहाँ से करी वाला चीज, क्योंकि सर खुद नवोदय से ही पास आउट हैं, तो उन्होंने इस चीज को मेंशन करने के लिए 10th 12th को मेंशन किया था वहाँ पे। अगर आपको इस चीज का एडवांटेज मिल रहा है केवीएस में अगर पढ़े हुए हैं, तो आप उस चीज को मेंशन करोगे तो वो समझ जाएंगे कि इनको इसका एटमॉस्फेयर मालूम है कि भाई नवोदय में क्या एटमॉस्फेयर चलता है, तो इसलिए उन्होंने 10th 12th में मेंशन की थी नवोदय से पढ़ने के कारण। ठीक है, अब आपके हिसाब से जब आंसर प्रिपेयर करो तो अगर आप केवी से पास आउट हो तो आप मेंशन करोगे, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है सर, कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, तो ठीक है, देखिए कि आप अगर आपका स्कूल बताते हैं आप, जैसे आप नवोदय से पढ़े, केवी से पढ़े या कहीं और से भी पढ़े होंगे, तो उनके मन में भी एक वो आता है कि यार ये क्या चीज़ है? अगर वो नया चीज़ जैसे किसी ने कहा कि यार मैं तो आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हो सकता है वो उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछने लग जाए, कि आर्मी में क्या-क्या आर्मी स्कूल में क्या-क्या होता है, किस तरीके से होता है? क्योंकि वो सिस्टम बाकी जैसे नवोदय और केवी वालों के लिए अलग हो जाता है। तो वो उसकी जानने की इच्छा रहती है ना उनमें भी कि यार हम भी कुछ कोशिश करें इनसे जाने क्या है आर्मी स्कूल में क्या होता है। ऐसे ही अगर नवोदय केवी में है तो उनको पता है कि यार ये सिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसे मैं नवोदय में पढ़ा था, नवोदय के इंटरव्यू दे रहा था, तो उनको क्लियर हो गया कि इसको नवोदय के सिस्टम के बारे में पता है, इसको हमें ट्रेंड करने की जरूरत नहीं। ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस सिस्टम से, है ना? तो ये एक एडवांटेज आपको लेना है। ये आपके लिए एडवांटेज है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है ये। तो ऐसे ही जब आप अपने क्वालिफ़िकेशन बता दिए, ऐसे ही आप कहीं अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपको, है ना? ऐसा नहीं है कि वो भी देखते हैं कि कुछ कॉलेजेस का नाम चलता है ना?
जैसे एलएनआईपी हो गया, बीएचयू हो गया, आईजीआई वगैरह हो गया, तो इनके यहीं से आस-पास से कोई लोग उस पैनल में बैठे रहते हैं, जो भी इंटरव्यू में लें। अगर वो भी देखेंगे यार ये तो इस कॉलेज का है, इस कॉलेज का मैंने नाम सुना है या इस यूनिवर्सिटी से है, तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, है ना? तो आपको अट्रैक्ट करना है आपकी तरफ, आपकी पॉजिटिव या जो भी चीज़ जहाँ से वो क्वेश्चन आपके ऊपर पूछे, उसी पॉइंट की तरफ आपको फोकस कराना है। जैसे धीरे-धीरे जैसे आप ले जाइए उनको अपने, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने अपनी बता दी है 10th, 12th, पीजी, यूजी वगैरह इसके बारे में बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आप जाइए, आपके अगर आपके पास नेट है, जेआरएफ है या अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप बताइए उनको। आप कुछ-कुछ लोग क्या होता है कि डाउट रहता है कि यार हम पीएचडी कर रहे हैं, तो बताएँ या ना बताएँ। सबको डाउट रहता है कि यार पीएचडी कर रहे हैं तो हमको लेंगे ही नहीं क्योंकि जॉब तो आपको बीपीएड लेवल पे मिल रही हो, है ना? तो ये एक मिसकंसेप्शन है एक तरीके से, कि हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यार पीएचडी का है, हम पीएचडी कर रहे हैं, हमारे पास नेट जेआरएफ है तो हमें क्यों लेंगे वो? वो तो ये सोचेंगे तो छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, है ना? आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो उनको तो फ़ायदा है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इतने क्वालिफाइड पर्सन हो, क्वालिफाइड पर्सन को अगर वो ले रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदा है ना। वो आपका एडवांटेज कहीं न कहीं लेंगे ही लेंगे ना। अगर वो कम क्वालिफाइड पर्सन को लेंगे, तो उससे तो बेटर है वो ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन को ले। मैंने भी यही था मेरा भी एक्सपीरियंस कि मैं भी कंसर्न था, मेरी पीएचडी चल रही थी उस समय, जब मेरा इंटरव्यू को तो करीब-करीब काफ़ी समय हो गया था, तो मैं भी इसमें था कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ। लेकिन जब मैंने एक जगह से कन्फर्म किया कि यार बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, मेरे को भी किसी ने सजेस्ट किया कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। क्योंकि आप में आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपकी पॉजिटिविटी है ये, है ना? कुछ गलत तो नहीं किया आपने, आप अच्छा चीज़ कर रहे हो ना, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको नुकसान हो रहा है। आप तो अपना नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज को और बढ़ा रहे हो, है ना? तो ये कोई नेगेटिव नहीं है आपके लिए, तो इसलिए आपको इस चीज़ को बताना चाहिए। तो मैंने वहाँ बताया था, है ना? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जॉब के ऊपर या आपके सिलेक्शन के ऊपर, तो आपके पास जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस है, वो सारी बतानी है आपको, है ना? कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मेरे को जो मेरे इंटरव्यू में जो थे, वो मुझे जानते थे कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, ये भी पता था उनको। तो अगर मैं वो छुपाता भी तो वो ऑलरेडी समझ जाते कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, हमें झूठ बोल रहा है आज। तो एक तरीके से वो मेरे लिए बेटर भी रहा, है ना? तो ऐसे कुछ भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है जो कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ है या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद अगर आप जाते हैं अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता दिया, इसके बाद आप जाइए आपका स्पेशलाइज़ेशन वगैरह, आप किस गेम में यूनिवर्सिटी वगैरह पार्टिसिपेशन वगैरह आपका क्या है ना? तो वहाँ पे भी आप अपना पूरा बताइए कि हाँ, मैंने इस लेवल पे खेला है, मैंने इस लेवल पे खेला है, यहाँ खेला है। अगर आप उसमें और ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी बताइए कि जैसे कुछ टूर्नामेंट आपने कहीं जैसे आपने यूनिवर्सिटी आपका महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र में कहाँ पे हुआ था? तो वो भी आप ऐड ऑन करके बता सकते हैं, आपके इंट्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो हो सकता है आपको वहाँ से पूछ ले क्वेश्चन कि आप वहाँ गए थे तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करिए, कि आपको कैसा लगा? कितने मैच खेले आप? कितने कहाँ कौन से मैच में आप कहाँ तक पहुँचे? टूर्नामेंट में कहाँ तक पहुँचे? है ना? तो हो सकता है वो वहाँ से क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो आपको ईज़ी होना चाहिए आंसर देने में। ऐसी जगह उनको डाइवर्ट कराना है आपको, है ना? कि ऐसी चीज़ों में आपको इसलिए प्रिपेयर करके रखना है अपने आप को कि भई मैंने ये टूर्नामेंट खेले हैं, मैंने इस जगह पे इस टूर्नामेंट को खेला था या मैं इस टूर्नामेंट में यहाँ गया था, तो उस प्लेस के बारे में भी आप थोड़ा जान लो, कि इस प्लेस में क्या-क्या यूनिक चीज़ है। जैसे इंदौर है, सबसे स्वच्छ है, क्या आता है इंदौर के बारे में यही आता है सबके दिमाग में सबसे स्वच्छ शहर है, ये वो। तो इसी तरीके से हर सिटीज़ का कुछ ना कुछ यूनिकनेस है या कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ है। तो उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा-थोड़ा सा जानकारी लेके रखो। आप उनको अपने इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर रहे हो। जैसे आप सिटी बता रहे हो कहीं, तो ऐसी जगह हो या ऐसी चीज़ जो कि जहाँ से आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद आते हैं हम आपका जो गेम है, गेम के बारे में आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतने एक्सपर्ट आपके गेम के या के ही पर्टिकुलर गेम के हो सकता नहीं रहेंगे, है ना? हो सकता है उनका एक एक्सपर्ट रहेंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे। तो हो सकता है उनका गेम अलग हो, तो वो इतना ज़्यादा आपके गेम के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आप अपने गेम के बारे में एक्सपर्ट रहेंगे वहाँ पे, तो आप अपने गेम के बारे में अच्छे से बता सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ़ अपना ही गेम प्रिपेयर नहीं करना है। आपका गेम तो आपका प्रिपेयर है, लेकिन आपको दूसरे गेम ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ वो आपका जो स्पेशलाइज़ेशन है, उसी गेम से पूछेंगे। वो आपको किसी भी गेम का मार्किंग पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको उस पे भी फ़ोकस करते हैं। बेसिकली क्या है ट्रैक एंड फ़ील्ड, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये
कुछ कॉमन है। इनमें से तो आपको एक क्रिकेट हो गया, इनके तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही है। इन ट्रैक में से तो आपको सेक्टर वगैरह, शॉट पुट का मार्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेनी है। जैसे मान लीजिए आपको उनको क्या है कि वो ज़रूरी नहीं कि आपका इंट्रोडक्शन पूरा सुने। जैसे ही आप अपने उनके हो सकता है गेम पे आए, उनको वहाँ आपको इंटरेस्ट लग गया कि यार इनके इनसे गेम के बारे में पूछना चाहिए अपने को, या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में पूछना चाहिए। तो वहीं वो आपको स्टार्ट करा लेंगे कि चलिए बताइए आप कबड्डी के बारे में बताइए। कबड्डी का कोर्ट मार्क कबड्डी का ग्राउंड मार्किंग करके दिखाइए हमें, बोर्ड पे जाइए। तो आपको ऐसी जगह अगर वो ऐसा करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उनको आपने मेज़रमेंट बता दिया कि इसकी लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है, ये इतना होता है, ये करके खत्म कर दिया। नहीं, आपको एक सिस्टमैटिक वे यूज़ करना है उसके लिए, है ना? सिस्टमैटिक मतलब इन द सेंस कि आप उसका स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट कैसे निकाला? स्ट्रेट निकालने के बाद साइड में आप जो साइड लाइन का स्ट्रेट उसको कैसे चाप काट के निकालेंगे, है ना? उसके बाद उसकी डायगोनल लेंथ लेके आप कैसे सामने वाला जो साइड लाइन है उसको कैसे निकालेंगे। तो एक अगर आप सिस्टमैटिक प्रोसेस में जाएँगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, इनको इसको कुछ पता है। अगर आप इन जनरल में बताएँगे कि ये इसकी लंबाई होती है सर 13 मीटर, चौड़ाई होती है 10 मीटर, लंबी होती है 1-1 मीटर की, ये सेंटर होता है, ये होता है, ये तो इस तरीके से अगर आप बताएँगे तो नहीं काम चलेगा, है ना? तो आपको सिस्टमैटिक से वन बाय वन किस तरीके से आपको मार्क करना हर एक ग्राउंड का, है ना? लगभग सभी ग्राउंड का जैसे आप ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है सारे, तो उनका सभी का आप देखेंगे तो एक ही कॉमन चीज़ है। आपको पहले एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, फिर उसका साइड लाइन कर लेना है, डायगोनल लेना है, डायगोनल लेंथ लेके आपको चाप काटने हैं, तो इस तरीके से आपको करना है, तो सभी का वो कॉमन है। तो उसी प्रोसेस से आप अगर बताएँगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि यार ये सारे ग्राउंड अच्छे से बना सकता है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप ट्रैक में जाएँगे, ट्रैक एंड फील्ड में भी, तो वहाँ पे भी आपको सर्कल वगैरह है, जैसे आपके शॉट पुट के सर्कल है ना? मार्क वगैरह कहाँ कैसे रहेंगे, आपको ये सारी चीज़ें आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से देख के तैयार कर लेनी है ना? ये मतलब ये तो बेसिक चीज़ है। अगर आप जनरली 50% लोगों से तो वो ग्राउंड बनवाएँगे ही बनवाएँगे। बनवाते ही हैं मैक्सिमम ग्राउंड किसी न किसी का ग्राउंड बनवा ही लेते हैं। तो आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। अपना ग्राउंड तो या अपने फील्ड का जो है वो तो रखना ही रखना है। अदर फील्ड के ग्राउंड भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। कुछ कॉमन है, वो तो आपको करना ही है। जनरली क्वेश्चन्स ज़्यादा आते हैं, एथलेटिक्स से आते हैं, कबड्डी से आते हैं, खो-खो से आते हैं। तो इनके तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है कि ये तो हमसे पूछा ही जाएगा, ये मान के चलो। हो सकता है आपको एक आध टॉपिक दे दे कि आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक हमें पढ़ाइए, है ना? या हो सकता है वो खुद कुछ टॉपिक दे दे। आपने जैसे बताया कि मेरा स्पेशलाइज़ेशन है, जैसे मास्टर डिग्री में मेरा फिजियोलॉजी में है या मैनेजमेंट में है या फिर हेल्थ एजुकेशन में है। तो बोल देंगे चलिए आप हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताइए, एक टॉपिक हेल्थ एजुकेशन का पढ़ाइए, है ना? या फिर बोल देंगे चलो फिजियोलॉजी के का एक टॉपिक लीजिए, वो पढ़ाइए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाइए, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाइए हमको। इस तरीके के टॉपिक भी एक आध टॉपिक अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। जो आपका स्पेशलाइज़ सब्जेक्ट रहा हो, उससे आप प्रिपेयर कर लीजिए तो बेटर रहेगा। या जनरली आप जो स्पेशलाइज़ सब्जेक्ट में है, उसका तो कोई टॉपिक होगा तो आप इज़िली उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप बोर्ड यूज़ करेंगे, तो बोर्ड पे डेट, उसके बाद डेट वगैरह डाल देना, डे डाल देना, है ना? टॉपिक का नाम डाल देना कि टॉपिक क्या है ना? थोड़ा बोर्ड को सिस्टमैटिक रखना है आपको, बोर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो। उसके बाद आ जाता है आपको हो सकता है वो कमांड देने के लिए बोल सकते हैं कि भई आप कमांड देके बताइए, क्योंकि आपको एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के जैसे जनरली क्या है कि स्कूल में 400-500 बच्चे तो होते ही हैं, है ना? तो इतने बच्चों को सँभालना है, तो कमांड देना आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपकी कमांड लाउडली होनी चाहिए। वो तो कहेंगे आपको कमांड दीजिए आप। एक रूम है, आपको क्या लगेगा कि यार रूम है, मैं आराम से भी बोलूँगा कि चलो ठीक है अटेंशन, लिस्टन इट इज़, तो भी सुनाई देगा सामने वाले को। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको लाउडली बोलना है वहाँ पे भी। भले ही आपकी आवाज़ बिल्डिंग से बाहर तक सुनाई दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ आपको शर्माना नहीं है, वहाँ ये नहीं सोचना है कि यार बाहर सुनाई देगी, बाहर आवाज़ जाएगी, बाहर वाले क्या सोचेंगे, ये नहीं। आपको लाउडली बोलना है, वो खुद ही बोल देंगे। अगर आप इतनी लाउडली बोलेंगे तो वो खुद ही बोल देंगे ठीक है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ जाना कि आपने अपना काम कर दिया, है ना? अगर आप धीरे बोलेंगे तो वो समझ जाएँगे यार ये तो एक इस कमरे में धीरे बोल रहा है तो 500 लोगों के सामने तो क्या क्या ही आवाज़ निकालेगा। तो एक गलत इंप्रेशन जाता है, इसलिए आप अपनी आवाज़ को लाउडली ही रखना।
जब भी अगर आपको कमांड देने के लिए बोले, वो कहे ना कहे, आपको अपनी वॉइस लाउड रखना है। उनके कहने पर वो कहते हैं कि ठीक है, आराम से आप थोड़ी कम आवाज़ में, तो फिर आप कम कर लीजिए, है ना? लेकिन स्टार्ट आपको अच्छे से ही करना है। उसके बाद जो कमांड की जो बेसिक चीज़ें हैं, मार्च पास्ट की जो कमांड है, वो थोड़ी-सी देख लेना, किस तरीके से मार्च पास्ट की कमांड देते हैं, है ना? अटेंशन, स्टैटिस के बाद फिर मार्क टाइम मार्क कैसे कराना है ना? तेज़ चल वाली कमांड, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। हो सकता है वो आपसे खुद से करा भी ले, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाना है। आपको भी करना आना चाहिए ना, आप किसी को अगर सिखाएँगे तो आपको भी करना आना चाहिए। तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाएँ। मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा सिर्फ़ इतना ही था, ये सारी चीज़ें थी। था तो मेरे जो साइड के लोग थे या जो वहाँ चल रहा था पैनल में, कुछ पैनल में मार्च पास्ट करा रहे थे, कुछ पैनल में ग्राउंड की मार्किंग करा रहे थे, कुछ पैनल में जनरल लेसन वाली चीज़ें करा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी, है ना? और लोगों के ओपिनियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है और ये चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी चीज़ हो सकता है आपके ऊपर, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन कहीं से भी कुछ भी चीज़ पे आपको आ सकता है, उस पे आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। आपको क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ इंटरव्यू में? वो शेयर कर दीजिए। मेरे को सबसे पहला यही था कि इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। तो जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था अपने आप को, तो मैंने बताया कि मेरा नाम वगैरह बताया, है ना? उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल पे आया तो उन्होंने वहीं जैसे नवोदय मैंने कहा, नवोदय 2 बार आ गया कि मैंने 10th क्लास भी नवोदय से की, 12th क्लास भी नवोदय से की। फिर जैसे ही मैं आया कि मेरी क्या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एलएनआईपी से हुई है ना? मेरे पीएचडी वहाँ से चल रही, तो उन्होंने सोचा कि अब आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने सीधा ये कहा कि अब ठीक है, आप समझ गए अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये बताइए, नवोदय के एक्सपीरियंस बताइए। आप नवोदय में जब बच्चे थे या स्टूडेंट थे, तब आप क्या-क्या करते थे? वही है, वहाँ क्या झूठ नहीं बोलना है ना? जो किया वो किया है, ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं पता है, क्योंकि नवोदय के प्रिंसिपल भी है वहाँ पे, नवोदय का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो भी रहता है वहाँ पे। वो सारे लोग नवोदय से टीचर ही बैठे हुए थे, मतलब जो वो भी एक हॉस्टल लाइफ में मैनेज करके हाउस मास्टर रह के वो गए थे वहाँ पे, तो मेरे को पता है कि उनको भी पता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने जो रियलिटी थी कि हाँ सर, हम करते थे, मस्ती करते थे टीचरों को, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई। हाँ, उसने कहा आपके साथ यही सिचुएशन आएगी तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? पहले क्या था कि टीचर मार के, कूट के कैसे भी हैंडल मतलब सँभाल लेते थे। तो आप ये नहीं कह सकते वहाँ कि सर मैं अगर मेरे को परेशान करेंगे तो मैं तो डंडे लगाऊँगा। तो ऐसा नहीं कहना। आपको कहना सर मैं उनको बच्चों को समझाऊँगा, काउंसल करूँगा। अगर उसके बाद भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं, तो फिर मैं उनको प्रिंसिपल को बताऊँगा कि सर ऐसी-ऐसी बात है, या आजकल काउंसलर होते हैं, तो काउंसलर को भी कह के उनको उनकी काउंसलिंग कराऊँगा। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो उनके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में बताना है आपको, है ना? ऐसा नहीं कि सर मैं ही एक्शन ले लूँगा, मैं ही डंडे मार दूँगा, मैं तो उनको घर भगा दूँगा, उनके पेरेंट्स बुला लूँगा। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिस्टम के थ्रू जाना है। आपको पहले ठीक है, प्यार से आपने समझाया, काउंसल किया, नहीं समझ में आया, बच्चा फिर भी आपको परेशान कर रहा है, मस्त ज़्यादा ही डिसिप्लिन कर रहा है, तो आपको फिर उसको, या आपके हाउस का नहीं है तो आपको हाउस, या कहीं जैसे मान लो स्कूल जैसे केवी का आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो केवी में क्या है कि वहाँ तो हाउस सिस्टम है नहीं, या बच्चे रेज़िडेंशियल सिस्टम में रहते नहीं हैं। तो आपको उसके क्लास टीचर को बताएँ, काउंसलर को बताएँ, उसके बाद भी वो नहीं समझ में आता है तो प्रिंसिपल तक भी ये बात आप पहुँचाएँ। फिर भी आपको प्रिंसिपल तक अप्रोच नहीं करना है ना? और आपको मैटर इतना बड़ा हो जाए कि हद से पार हो जाए, तब तक भी आपको इंतज़ार नहीं करना है कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो गया, तब तक आप इंतज़ार करें, तो वो इंतज़ार भी नहीं करना है आपको। एक लिमिट तक आपको टॉलरेट करना, समझाना है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो आप प्रिंसिपल तक अप्रोच कीजिए। एक बेस्ट वे है ना? ऐसा नहीं कि आप खुद ही डिसीज़न ले लिए, क्योंकि ओवरऑल डिसीज़न जो लेगा स्कूल में वो आपका प्रिंसिपल है। इसके बाद आया था उनका, ये था मेरे मतलब स्कूल के बारे में कि आप क्या करते थे, क्या किया आपने, आप किस तरीके से हैंडल करेंगे बच्चों को, अब अगर आपको आपके सामने यही कंडीशन रहेगी तो। उसके बाद सिर्फ़ एक क्वेश्चन आया था उनका, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो था, उन्होंने एसजेएफआई का फुल फॉर्म पूछा था, है ना? तो वो तो जनरल क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा कोई टफ था नहीं मेरे लिए। और ज़्यादा लंबा चला नहीं मेरा इंटरव्यू, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें उन्होंने पीएचडी का मेरे से पूछा था कि आपकी पीएचडी चल रही है, तो आप जॉब करेंगे या पीएचडी करेंगे?
तो मैंने यही कहा था कि जॉब करूँगा, तो बोले फिर आप पीएचडी छोड़ देंगे क्या? तो मैंने ये कहा कि सर मेरा पीएचडी का ऑर्डिनेंस चेंज हो चुका है, इसलिए मैं अभी पार्ट टाइम पीएचडी करा सकता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो इसलिए मेरे को जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पीएचडी नहीं छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो वहाँ पे थे, समीरन सर थे मेरे इंटरव्यू में, तो उनका वो जो थे वो भी एलएनआईपी से थे। उनको पता है कि एलएनआईपी में रेगुलर पीएचडी होती है ना? वहीं पे रहना पड़ेगा 3 साल तो। तो इसलिए उनका ये क्वेश्चन था। क्योंकि उनको ये था कि ऑर्डिनेंस चेंज नहीं हुआ, यही चीज़ चल रही है, तो उन्होंने ही पूछा था कि तुम्हारी पीएचडी चलेगी, तुम्हें पीएचडी छोड़नी पड़ेगी या फिर तो जॉब जॉइन नहीं करोगे आप? तो मैंने कहा कि नहीं सर, ऑर्डिनेंस चेंज हो चुका है, इसलिए मैं जॉब जॉइन करूँगा, पीएचडी मेरी कंटिन्यू हो सकती है, पार्ट टाइम कन्वर्ट हो सकती है। तो बोले ठीक है सर। तो यहीं पे मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चंस खत्म हो चुके थे। मेरे से कोई जनरल मतलब कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड ऐसे सच कुछ नहीं पूछा गया, है ना? एक ही सिर्फ एसजीएफआई का फुल फॉर्म पूछा था। बाकी सारी चीज़ें पूछी, जो भी पूछी वो नवोदय से रिलेटेड ही पूछी। नवोदय की एक्सपीरियंस पूछे, नवोदय में मैं क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से अब देखना है आपको, अगर आप नवोदय में टीचर बनते हैं तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हमने पूछी।